नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटिना स्वदेश SBI लाइव की हमारी इस खास पेशकश योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज लाल रंग है नवरात्रि का लाल रंग। चलिए, हमारी यूनिफॉर्म में आज के लिए रेड नहीं था, लेकिन चलिए बाजार में भी आज लालिमा है। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि नवरात्रि का दूसरा दिन सेलिब्रेट हो रहा है, बट देन मोमेंटम जो कल से हमने देखा कि बाजार में एक बना हुआ था, उसी को आगे ले जाते हुए, और साथ ही आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो उतार चढ़ाव हो सकता है कि हम देखें, लेकिन 25,200 का एक अहम लेवल जिसको बाजार फिर भी होल्ड किए हुए है। लेकिन लाल निशान के साथ मेजर इंडिसेस हो, ब्रॉडर इंडिसेस हो, हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी जो है कुछ खास यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। 1/4% की कमजोरी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में दिखाई दे रही है। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की हम बात करें, तो यहाँ पर भी हम केवल एक ऑटो को छोड़ दें तो कहीं पर उसके अलावा हमें खास खरीदारी का एक रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी बेहद कमजोर है। लगभग 146 यहाँ पे एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं और 1533 यहाँ पे डिक्लाइंस फिलहाल दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 25,135 का लेवल देखिए, अब 25,200 एक अहम स्तर जो कि लगातार हम एक सपोर्ट लेवल के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, उसके नीचे अब बाजार जाता हुआ, और काफी सीमित और रेंज बाउंड चाल है बाजार की, लेकिन फिर भी लाल निशान पर दबाव के साथ कारोबार। बैंक निफ्टी फिलहाल फ्लैट दिखाई दे रहा है। 25,263 के लेवल, 55,263 के लेवल यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खरीदारी, आप अगर निफ्टी गेनर्स की एक लिस्ट देखें तो उसमें ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के ही आपको नाम दिखाई देंगे। देखिए, मारुति सुजुकी लगभग 2.25% ऊपर है। और कल GST उत्सव, बचत उत्सव का पहला दिन था। हमने देखा कि मारुति ने काफ़ी बढ़िया एक दिन के बिक्री के आंकड़े दर्ज किए हैं। इनफैक्ट इंक्वायरीज के लिहाज से भी काफ़ी ऐतिहासिक दिन था। और बयान में कंपनी ने यह भी कहा है कि 35 साल के बाद इस तरह से एक दिन की सेल्स का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर दर्ज होता हुआ देखा गया है। तो 2.25% यहाँ पर मारुति सुजुकी ऊपर। आयशर भी आप देख सकते हैं 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। M&M आप देखिए लगभग 1% के पार के कारोबार के साथ यहाँ पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में बना हुआ है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस में लगभग 1.5% की एक तेजी है, और अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 1% ऊपर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। बजाज फिनसर्व 0.5% ऊपर यहाँ पर कारोबार में। दबाव आप देख सकते हैं, ट्रेंड लगभग 2.5% टूटता हुआ, अल्ट्राटेक लगभग 2%, एशियन पेंट्स, नेस्ले में भी हम देख रहे हैं लगभग 2.25 से 1.5% तक की गिरावट है। टेक महिंद्रा, टाइटन, HDFC लाइफ में भी हम देख रहे हैं लूजर्स के तौर पर आज लगभग 0.5% से लेकर 1% की कमजोरी के साथ, गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल बाजार में हम देख रहे हैं कि बहुत सबड्यूड और चॉपी ट्रेड है, एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले घंटे में देखना होगा कि किस ओर करवट लेता है बाजार, क्योंकि अगर हम क्यूज के लिहाज से देखें तो ग्लोबली क्यूज काफी मजबूत थे, लेकिन कल एक IT की खबर और H1B वीजा की खबर के चलते हमारे बाजारों में दबाव हमने देखा, और वही एक सेशन कंटिन्यू होता हुआ। लेकिन योर स्टॉक आपका शो है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो में अगर आप भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, तो अपना सवाल हमें आप भेज सकते हैं 9167329108। इस नंबर पर SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर स्टॉक कोई खरीदा हुआ है तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर लिया है और कब तक उसमें आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको राय देंगे और आपको जो है आपकी खरीदारी में दिशा देंगे। मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के गौरांग शाह और पृथ्वी फनमार्ट के हरीश उजारे भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास लेवल पे, इस खास शो में। और हरीश, सुबह आपसे बात हुई थी और हम बाजार के लेवल्स पे चर्चा कर रहे थे, और 25,200 आपने कहा था काफी अहम स्तर रहेगा बाजार के लिए। अब यहां से नीचे जाता हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट आपको कहां आता हुआ दिखाई दे रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग कल्पना जी। अगर देखा है तो बिल्कुल जैसे हमने मॉर्निंग टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का लेवल्स, मुझे लग रहा है कि अभी भी 24,125 जो लेवल है वो इमीडिएट के लिए सपोर्ट जोन है। तो इंट्राडे में ऑलरेडी उसके नीचे फिसल चुका था। मुझे लग रहा है कि अगर फिर से एक बार उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है
25,000 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा आज वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते थोड़ा वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकता है। दोनों साइड का ट्रेडिंग परस्पेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 24,250 और 300 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत आपको ऊपर लेवल पे बिग वाले देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव रह सकता है आज के लिए निफ्टी। तो ये है रणनीति आपको मिलती हुई हरीश जी की तरफ से। और अब अपने पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ के सहगल साहब हैं शिमला से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहगल साहब गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 750 शेयर हैं बंधन बैंक के एट दी 190, तो मैं 2 साल रुक सकता हूँ, उसका क्या फेट है जी? ठीक है, 190 के भाव पे लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, नुकसान है। समय कितना देना चाहते हैं? 1 साल रुक सकते हैं? 2 साल 2 साल 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है बंधन बैंक में। 190 का स्तर जो है वो इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल नुकसान में है, लेकिन 2 साल और देना चाहते हैं स्टॉक को। बताइए क्या राय होगी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इतिना स्वदेश के दर्शकों को, आपको और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा टिप्पणी दे करने से पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे आज प्रातःकाल, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। बंधन बैंक देखिए, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है बंधन बैंक पर। दिक्कत यह है कि सहगल साहब ने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर खरीदा है 190, और मौजूदा स्तर करीबन 160 के आसपास। इनके पास संख्या मेरे ख्याल से 750 के आसपास आप बता रहे थे, इनके पास संख्या है बंधन बैंक। तो 2 साल का नजरिया है मेरे ख्याल से। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर थोड़ा बहुत जोड़ने की मैं राय दूंगा। और अगर ये 150-140 के पास आता है आने वाले भविष्य में, कुछ करेक्शन आने के कारण या मुनाफा वसूली आने के कारण, तो थोड़ा बहुत और जोड़े, जिससे इनका जो खरीद का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। और ये खरीद का स्तर नीचे लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक भी करीबन 200 के रुपए के आसपास के हैं। लेकिन अगर नतीजे बेहतर आए प्रशांत भाई, तो हमारे लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन एवरेज करें, खरीदारी करें और अपना खरीद का स्तर नीचे रहे। बंधन बैंक पर ये सलाह गौरांग की तरफ से आती हुई। और प्रभा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रभा, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो प्रभा शंकर जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छा हूँ मैम। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये था, मेरे पास मजगांव डॉक के 141 शेयर हैं 2727 के बाइंग प्राइस पे, तो इसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ओके, आपकी बाइंग प्राइस में मेरे पास गार्डन रिच के भी 151 शेयर हैं, वो 2668 के रेट पे है, तो उसको क्या करना चाहिए? 2668, ओके। दोनों में आपको कितना रुकना है? मैम 3 महीने का मैं मतलब व्यू लेकर चल रहा हूँ। 3 महीने का ना, ठीक है। तो पहले तो मस्काओ टॉक ले लेते हैं। 2727 की आपकी बाइंग है और यहाँ पर आप मुनाफे में हैं। गार्डन रीच की आपने बाइंग 2668 की बताई है। हरीश, 3 महीने का नजरिया है, क्या कहेंगे? कल्पना जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इनका जो भी है निवेश, मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छे लेवल्स पे इनका बाइंग है। और जिस तरीके से हमने प्रीवियसली रैली देख चुके हैं, तो वहां से करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑलमोस्ट करेक्शन मुझे लग रहा है कि हो चुका है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसमें पॉलिसीज लेके आ रही है, मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स उसी की सेक्टर के हैं। तो ओवरऑल मुझे टेक्निकली भी लग रहा है कि जो सपोर्ट जोन से 200 मजदाक के लिए तो 2700 का, तो वहां से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो हो सकता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक प्राइस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। ऊपर मुझे अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 3200 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। अगर पोजिशनल में प्रेस में अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में लग रहा है कि 3500 और ऊपर के लेवल पे बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मजदाव में इनको बने रहना चाहिए। अगर इनका शॉर्ट टर्म
लग रहा है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 3,800 850 का। तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि होल्ड बने रहना चाहिए मस्टॉक में। अगर जीआरएससी की बात करते हैं तो जीआरएससी में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप है। जिस तरीके से हमने करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी करेंटली कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट के आसपास ही, जो कि सपोर्ट से 2550 के आसपास, 2550 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए इनको होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक्स में, दोनों में। और मुझे लग रहा है कि आगे में अच्छा तेजी देखने भी मिल सकता है दोनों स्टॉक्स। ठीक। चलिए दोनों ही काउंटर्स पर आपने ये सलाह दे दी है, लेकिन हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी गौरांग और हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों के सवाल भी लगातार आ रहे हैं। अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लगातार तमाम अहम ट्रेंड्स पर हम नजर रखे हुए हैं और फोकस में लाएंगे जेबीएम ऑटो को, क्योंकि जेबीएम ऑटो ने अल हब्तूर मोटर्स के साथ करार किया है। ये यूएई मार्केट में ई बस सर्विस लॉन्च करने के लिए एक अहम करार है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेबीएम ऑटो लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्य साहब। निशांत, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहले तो इस करार के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। और इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है ईवी, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट जिसमें लगातार एक्सपेंशन और बाकी चीजें हम देख रहे हैं। हमें बताइए कि इस करार को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्या कुछ आगे लेकर जा रहे हैं और आपकी जो पूरा ग्लोबल ईवी एक्सपेंशन है उसमें कितना अहम होने वाला है ये पड़ाव? नहीं, बहुत ही अहम है ये करार हमारे लिए, बिकॉज आगे बढ़ते हुए हम लोग मिडिल ईस्ट अफ्रीका रीजन को बहुत ही बड़े रूप में देखते हैं और यूएई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मिडिल ईस्ट अफ्रीका रीजन का। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे सभी आधुनिक प्रोडक्ट्स, चाहे वो सिटी एप्लीकेशन में हो, स्कूल में हो, स्टाफ में हो, एयरपोर्ट एप्लीकेशंस में हो, इंटरसिटी एप्लीकेशंस में हो, लग्जरी एप्लीकेशंस में हो, यहाँ पे लॉन्च होंगे। और उसका आने वाले समय में काफी अच्छा डिमांड दिखता है। और हमारा जो पार्टनर है अल हब्तूर मोटर्स, वो एक काफी नामी और वेल रिनोन्ड कंपनी है और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है कई वर्षों का इस एरिया में। तो इसीलिए हम लोग साथ मिलके इसको काफी अच्छे रूप में ग्रो करेंगे और ये एक काफी बड़ा बिजनेस ग्रोथ प्रोजेक्ट बनेगा हमारे लिए आने वाले समय में। ऑलराइट, निशांत हाय मॉर्निंग, कविता बोल रही हूँ और एक बार फिर से मुबारकबाद इस करार के लिए और नवरात्रि की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर ये करार भी हुआ है तो मेरे ख्याल से इसका आने वाला इम्पैक्ट बहुत अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल्स में समझना चाहूँगी किस तरह से मार्जिन एक्सपेक्टेशंस जो है भारतीय बिजनेस को अब ये बेहतर करने के पीछे आपको लगता है रणनीति काम आएगी? क्या किसी तरह का नंबर आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं निशांत? हाँ, नहीं, हम लोग इस करार से अपने स्केल को काफी इनहेंस करेंगे और मैं देखता हूँ कि अगले 5 से 6 सालों में मिडिल ईस्ट अफ्रीका रीजन हमारा 10 से 12% तक का मार्केट का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बेसिस पे लाएगा। तो ये उसमें काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा उसके बेस पे और हम लोग अपने मार्जिन्स को मेंटेन करेंगे डेफिनेटली। एंड जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको एनहांस भी किया जाएगा। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया, इस करार की डिटेल्स हमारे साथ साझा की, धन्यवाद। और चलिए योर स्टॉक में हम भी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं, दर्शकों से बात करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। Anand Rathi Share and Stock। नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और ये है एसबीआई लाइव स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता थपलियाल लगातार बनी हुई हैं और आधे घंटे का जो वक्त है हमने गुजार लिया। आपके सवालों के कुछ जवाब भी हमने दिए हैं और इसके साथ ही बाजार पर रणनीति भी आपको बताई है। लेकिन अब आप अपने सवाल इस आधे घंटे का जो समय बचा है उसमें भी भेजिए।
आपको तरीके बता देते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो अपने सवाल भेजिए। सोशल मीडिया पर अपने सवाल भेजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। गौरांग शाह सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार बाजार पर भी हमने रणनीति दी, आपके सवालों के जवाब दिए और इसके साथ ही हमारे साथ खास एक्सपर्ट के तौर पर भी जुड़ेंगे और बाकी भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन बाजार को जरा एक बार भांप लेते हैं। तो बाजार में आज देखिए, जाहिर सी बात है कि एक नरमी साफ तौर पर नजर आ रही है। निफ्टी 25,100 के पास इस वक्त आपको नजर आता हुआ और बैंक निफ्टी में भी एक तरह का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। जो कल की खरीदारी थी उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि एफएमसीजी स्टॉक्स तो चलेंगे, लेकिन एफएमसीजी प्लेयर्स जो हैं वहां पर मुनाफा वसूली नजर आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले और डाबर, ये सभी स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त दबाव में नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम खपत वाले क्षेत्र पे ही पहले गौरांग सर से राय ले लेते हैं। गौरांग सर, एफएमसीजी शेयरों में ये जो करेक्शन नजर आ रहा है या जो दबाव नजर आ रहा है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? मतलब क्योंकि जीएसटी कटौती के बाद सबसे ज्यादा निगाहें इसी सेगमेंट पे थी। चले भी ऐसे थे प्रशांत भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को घोषणा भी की थी और लगातार हमने देखा था कि ऑटो, एफएमसीजी यानी कि जो खपत से जुड़े हुए क्षेत्र है, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी, तो मेरे ख्याल से ये छोटी मध्यम अवधि में लोग मुनाफा वसूली के लिए आ गए। और हमने हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश पर पिछले हफ्ते और कल भी हम जुड़े थे प्रातःकाल में, तो एक टिप्पणी करी थी कि ये जो जीएसटी में परिवर्तन हुआ है, जो नया अवतार 22 सितंबर यानी कि कल से लागू हुआ है, खपत से जुड़े हुए क्षेत्र और खपत में बढ़ोतरी आपको आने वाले तिमाहियों में दिखाई देगी। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मेरे ख्याल से साझा जो खपत से जुड़ा हुआ आंकड़ा है वो ऊपर की तरफ आएगा और फिर निरंतर ऊपर की तरफ बरकरार रहेगा। तो हमें तो लंबी अवधि के लिए दोनों ही जो भाग है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी खपत से जुड़ा हुआ, वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। छोटी मध्यम अवधि में इस प्रकार के करेक्शन आते रहते हैं। अगर लंबी अवधि का निवेश है आपका सक्षम मजबूत कंपनियों में, तो आप निवेश बना करके चले, और अगर आप मौका चूक गए हैं तो इस करेक्शन का लाभ उठा करके निवेश शुरू कीजिए। चलिए, बाजार के लिहाज से ये रणनीति सेक्टर स्पेसिफिक। लेकिन लाइव दर्शक मनन गांधी साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार मनन, कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग। बताइए किस काउंटर में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम मैंने जेएम फाइनेंशियल्स के 2000 शेयर्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 197। ओके। एंड सिगाची इंडस्ट्रीज 4500 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 46 रुपीज। ओके। और दोनों में आपको कितना रुकना है? मैम माय व्यू पॉइंट इज 6 to 9 months, बट अभी अगर इट डजंट कम टू ब्रेक इवन ना, तो आई विल स्क्वायर ऑफ एट अ लॉस इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट बेसिकली। 6 to 9 ना, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। अक्षय, हाय मॉर्निंग। और इनका सवाल लेते हैं मनन का। सबसे पहले तो जीएम फाइनेंशियल बताइएगा, 197 की इनकी खरीद है। जी गुड मॉर्निंग कविता जी। जेएम फाइनेंशियल पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, कंप्लायंस इश्यूज होगा। आप दूसरे स्टॉक पे मैं जरूर व्यू शेयर करूंगा। गौरांग, आपके रडार पर है ये, और अगर होगा तो फिर लॉन्ग टर्म होराइजन ये बना सकते हैं? मैं देखिए कवरेज तो नहीं है जेएम फाइनेंशियल पे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सहायता इनकी करने का प्रयास करता हूं कविता। ये एक जाहिर है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है। मनन की एक तकलीफ ये कि इनके पास सिर्फ 6 से 9 महीने हैं, जो अगर मैंने इनकी बातें सही सुनी तो। देखिए ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, और शेयर बाजार क्षेत्र जो है यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अगर आपका आकलन, और हमें लगता है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 सालों में या उससे ज्यादा समय सीमा से सक्षम रूप से कामकाज करेगा, तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, बीएससी हो, जैसे कि बीएससी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, एक साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है लोगों को निवेश करने के लिए। फिर चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी हो, उदाहरण के तौर पर एनएसडीएल, सीडीएसएल और कैंप्स पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से।
या फिर कोई इंटरमीडिएटरीज हो। अगर सक्षम मजबूत कंपनी है और अगर शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा समय से सक्षम रूप से कामकाज करेगा भारतीय शेयर बाजार, तो इन सब से जुड़ी हुई जो मजबूत कंपनियां हैं उनमें भी आपको सकारात्मक रुझान आता हुआ नजर आएगा। अब दिक्कत यह है कि मनन के पास समय सीमा थोड़ी छोटी है, लेकिन शेयर बाजार ओवरऑल इंडियन कैपिटल मार्केट क्षेत्र जो है हमें अच्छा लगता है। आपको जेएम फाइनेंशियल पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, प्रतीक हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं आप? पटना से बोल रहा हूँ। पटना से बोल रहे हैं, तो छठ की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ, बिल्कुल तैयारी शुरू है। चलिए, अलग ही छठा होती है, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक छठ की बड़ा ही खूबसूरत पर्व। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरा 2 सवाल है जी। तो मैं चाहूंगा कि गौरांग सर ही इसका जवाब दें। ठीक है, तो बताएं। पहला है नोवार्टिस इंडिया। ठीक है। इसका परचेज प्राइस 1091। ओके। और मेरे पास 101 शेयर है, मैं 6 मंथ तक रखना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल है बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया, ठीक है, ये किस भाव पे लिया? परचेज प्राइस है 1492। 1492। चलिए, दोनों पे लंबी अवधि का नजरिया है आपका? मैं 6 मंथ ही रखना चाहता हूँ। 6 मंथ का तो नजरिया बड़ा छोटा अवधि का है। गौरांग सर से आप राय जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबी अवधि रखना। गौरांग सर कहेंगे तो थोड़ा बढ़ा दूंगा। चलिए, तो गौरांग सर आपके प्रशंसक और साफ तौर पर 2 स्टॉक का इन्होंने जिक्र किया है और इतना यकीन है आप पे उनका कि गौरांग सर कहेंगे तो 6 महीने को साल भर या जितना भी कहें आप बढ़ा देंगे। तो नोवार्टिस इंडिया जो है, एक तो ये इनका शेयर है जो कि 1091 पे इन्होंने खरीदा है, और बाटा इंडिया इन्होंने 1492 के भाव पे खरीदा है। दोनों ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। बताइए क्या राय होगी? प्रथम तो प्रतीक जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रशंसा और शब्दावली का प्रयोग करने के लिए प्रशांत भाई। बस इस प्रकार से हमें प्रेम भाव मिल जाता है प्रशांत भाई, जब लोग थोड़ी बहुत सराहना कर देते हैं। तो प्रतीक भाई देखिए, पहले तो आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। तो ये जो भी जीएसटी में 2.0 में जो परिवर्तन हुआ है, खास करके फुटवेयर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, तो 2500 तक की कीमत के अगर आप कोई फुटवेयर खरीदते हैं तो आपको वहां पर रियायत मिल जाएगी। 2500 से ऊपर के होंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको जीएसटी ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। लेकिन बाटा ये बहुत सालों से स्थापित कंपनी है भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं, काफी अन्य विदेशों में भी इनका कामकाज चलता है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और लंबी अवधि के लिए प्रतीक जी, तो लंबी अवधि का तात्पर्य 6 महीने तो साल भर भी नहीं। अगर आपके पास साल भर से थोड़ी बहुत ज्यादा समय सीमा है, अगर अनिवार्य समय सीमा है और अगर आपको रुपये की जरूरत नहीं है, तो हाँ, आपको निवेश अपना बाटा इंडिया में बना करके रखने की राय देंगे, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय है। आपका दूसरा प्रश्न है नोवार्टिस पर, जो कि एक एमएनसी कंपनी है और वॉल्यूम्स होते नहीं है प्रतीक भाई, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं आपको कि इस कंपनी का कामकाज और बैलेंस शीट और आने वाले भविष्य में नतीजे सकारात्मक आने की पूरी उम्मीद है। और सीधे तो राय नहीं दे पाऊंगा प्रशांत भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और शेयर बाजार में आपको थोड़ा बहुत लंबी अवधि का समय देना चाहिए। मैं ये अनिवार्य समझता हूं। अगर आपको वास्तविकता में आपके निवेश के ऊपर थोड़ी बहुत बेहतर मुनाफा कमाना है तो समय भी पर्याप्त आपको देना पड़ेगा। चलिए, धीरज रखें और बाजार में बने रहें। थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए अपनी खरीद को, ये मानना है गौरांग का। हम रुक करते हैं खबर की ओर। H1B वीजा फीस पॉलिसी के असर को कम करने के लिए सरकार जल्द नई GCC पॉलिसीज लाने पर अब विचार कर रही है। क्या है इसको लेकर पूरी खबर, हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमिता, H1B वीजा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या तैयारी है सरकार की?
Yes, in fact, we're given to understand from government sources that a GCC policy is likely to be announced in the next 15 days. और जैसा कि आपने बोला, ये जब अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको लेकर चिंता है इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर में और टेक सेक्टर में काफी चिंता है, बट उसके लिए गवर्नमेंट सोर्सेस हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा जाना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म, एज मोर टैलेंट टेंड्स टू स्टे बैक at home, they will tend to stay back in India. In fact, we are also given to understand that some companies could essentially be looking at challenging this move legally in courts, given the kind of sweeping impact that this policy is going to have. Meanwhile, हमें ये भी बताया जा रहा है that consultations are currently on a diplomatic level so far as this particular policy is concerned by the US administration. But coming back to the Government of India's GCC policy, well, we're given to understand from government sources that the final shape is being given to this policy, and consultation on the model GCC policy are almost complete. We've also seen that various states are also finalizing the GCC policy. Some have, in fact, implemented, some are working on it, including states like Karnataka, Uttar Pradesh, and Maharashtra. Now, as far as this GCC policy is concerned, this is going to be a comprehensive policy to provide fresh incentives. जी चलिए, शुक्रिया यहाँ पर सुमिता तमाम डिटेल्स के लिए। तो खबर यहाँ पर ये है कि जीसीसी के जरिए ज़्यादा टैलेंट को सपोर्ट करने की कोशिश है यहाँ पर सरकार की। मॉडल जीसीसी पॉलिसी पर कंसल्टेशन लगभग अब पूरा हो गया है, राज्य भी अलग जीसीसी पॉलिसी यहाँ पर फाइनल करने में जुटे हुए हैं। तो एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर कवायद करती हुई इसके प्रभाव को कम करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी का मतलब उनको बता दें जिनको नहीं पता है, और अगले 15 दिनों में नई जीसीसी पॉलिसी का ऐलान भी यहाँ पर संभव हो जाएगा। अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आईटी मंत्रालय जो है वो कर रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार फिर से योर स्टॉक में दर्शकों से बातचीत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए बढ़ते हैं आगे और लगातार कई मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। आईपीओ का दौर भी है। यूरो प्रतीक सेल्स इनमें से एक है और इनकी 10% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में से प्रतीक गुणवंत राज सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीएमडी हैं यूरो प्रतीक सेल्स से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई। और मैं सीधा काम की बात करता हूं। करंटली अगर हम देखें तो आप 16% जो रेवेन्यू है वो मार्केट शेयर रख रहे हैं, और जाहिर सी बात इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब आने वाले 3 से 5 सालों में किस तरह की योजना है इसको और ज्यादा विस्तार देने की? सो एज यू नो कि ये नया सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है। दिस सेक्टर इज ग्रोइंग अराउंड 16 से 18% एवरी ईयर ये मार्केट ग्रो हो रहा है। तो हम लोग होपफुल है कि इसमें से अच्छा चंक हम भी कंपनी में ग्रोथ कर सके। ये सेक्टर नया है, लोग समझ रहे हैं, काफ़ी फास्ट एक्सेप्टेबिलिटी है इंडियन मार्केट में। सो आने वाले टाइम में वी आर होपफुल कि हम लोग का सेल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। प्रतीक ये भी जानना चाहेंगे, देखिए डेकोरेटिव वॉल पैनल्स की जो बात है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके रेवेन्यूज़ में है। अब डाइवर्सिफिकेशन को लेकर प्रोडक्ट मिक्स के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो इस पर डिपेंडेंसी किस तरह से कम करने को लेकर आप योजना बना रहे हैं? जैसे आप बता रहे हो, हमारा फोकस वॉल पैनल रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट 2 डेकेड से वॉल पैनल का है। सो वॉल पैनल में हम 30 प्रोडक्ट्स एंड 3200 डिज़ाइंस हम केटर कर रहे हैं। सो वॉल पैनल में भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास काफ़ी रॉ मटेरियल्स है, जैसे एल्यूमिनियम है, पॉलीस्टाइरिन है, पीवीसी है, एक्रेलिक है, क्ले है। सो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के साथ हम वॉल पैनल कर रहे हैं। सो ऑल्दो सेक्टर वॉल पैनल है, बट काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मार्केट के लिए ला रहे हैं। एंड हम ये 36 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे माल बना रहे हैं। तो हम ओवर डिपेंडेंट किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पे नहीं है। सो आई थिंक ये ग्रोइंग सेगमेंट है एंड हम इसी पे फोकस करना चाहते हैं। बहुत बेहतर प्रतीक। और कंपनी की अगर हम ग्रोथ को देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही स्थिर रही है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से ग्रोथ का आउटलुक भी हम जानना चाहेंगे। रेवेन्यू और मार्जिन पे अगर आप FY26 की गाइडेंस कुछ दे पाएं, नंबर कुछ शेयर कर पाएं तो और बेहतर होगा।
जैसे आपने हमारे नंबर्स पिछले कुछ सालों के देखे, हम लोग बॉटम लाइन ड्रिवन कंपनी है, हमारा प्रॉफिट पे बहुत ध्यान रहता है और हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं, जिससे हमारा बॉटम लाइन काफ़ी एक्सपैंड हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको नंबर्स नहीं दे सकता हूँ, बट हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है एंड विल कंटिन्यू द ग्रोथ जो हमने किया है इतने सालों से, उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम वो कर सकेंगे। प्रतीक, कंपनी ने काफ़ी स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है कुछ समय से, लेकिन जीएसटी कट के फ़ायदे को लेकर अगर हम देखें, डिमांड सिनेरियो को शेप अप होता हुआ अगर हम पूछना चाहें तो क्या सिनेरियो बन रहा है? हमारा जीएसटी तो सेम ही है पहले और अभी में, बट जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सो डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के हाथ में बढ़ेगी। सो वी फील कि लोग अपना घर सजाएंगे एंड हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टली तो कुछ इफेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली आई फील काफ़ी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप रहा है कि जीएसटी के 2 स्लैब्स करके काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी। सो वी आर होपफुल कि उसमें से हमारे को भी ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ योर स्टॉक को भी यहीं समाप्त करते हैं। गौरांग आपका, अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया। और चलिए, योर स्टॉक में मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर नज़र। सोना एक बार फिर से उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफे की मंडी में विस्तार से बात करेंगे सोने की चाल पर।